हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम कार्बोहाइड्रेट के पार्ट नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में भौतिक विशेषताओं के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हम रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करेंगे रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोस का वर्गीकरण। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। एक है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 टाइप हैं जिसे कि हमने रासायनिक विशेषताओं के आधार पर डिवाइड किया है। अब इन तीनों के भी आपको सब टाइप पढ़ने होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मोनोसैकेराइड है वो शुगर के एक अणु से मिलकर बनता है। जो डाइसैकेराइड है ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। और जो पॉलीसैकेराइड है ये 2 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कार्बोस का वर्गीकरण। इसमें हमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड को डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड के कितने सब पार्ट हैं। तो मोनोसैकेराइड को जो है यहाँ पर सब पार्ट में बांटा गया है, जिसके अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये 3 जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये है मोनोसैकेराइड के। तो जी यस, मोनोसैकेराइड में इनसे ज़्यादा भी इसके सब पार्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोनोसैकेराइड के अंदर केवल 3 ही सब पार्ट हैं। तो देखिए, राइबोज जो है वो भी आपको मोनोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कौन? राइबोज। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज किसके अंदर आता है, तो आपको बताना है ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड के अंदर आता है, फ्रैक्टोज भी मोनोसैकेराइड के अंदर आता है एंड गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड के अंदर आता है। तो आपसे एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर दिया जाता है कि ग्लूकोज किसका पार्ट है, तो ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड का पार्ट है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे हम डाइसैकेराइड के बारे में। तो देखिए, डाइसैकेराइड को जो है वो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज में डिवाइड किया गया है। किसमें? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज में। इसके भी पार्ट आपको याद रखने हैं कि सुक्रोज किसके अंदर आता है? सुक्रोज डाइसैकेराइड के अंदर आता है। माल्टोस ये भी डाइसैकेराइड के अंदर आता है। लैक्टोस ये भी डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो देखें, आप यहाँ पर मोनोसैकेराइड और अगर आप डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल को याद कर लेते हो, फिर जो बाकी बचे वो सभी के सभी पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत चले जाते हैं। तो देखिए, मोनोसैकेराइड को जो याद करने की ट्रिक है वो है GFG। GFG ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज। जबकि डाइसैकेराइड को याद करने की ट्रिक है SML, यानी स्मॉल के रूप में आप इसे बोल सकते हो। SML सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो ये डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इस टेबल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो बाकी एग्जाम्पल बचे वो बचे हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड के। कौन कौन? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, ये पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। आपको इनके टाइप एंड सब टाइप दोनों ही याद करने हैं। आइए अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड जो कि एक शुगर से मिलकर बना है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है। वो सेम आपको पूरे मोनोसैकेराइड में देखने को मिलेगा। यानी मोनोसैकेराइड के जितने भी सब पार्ट होते हैं उन सभी का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो ये मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो देखिए, मोनोसैकेराइड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज शर्करा का सबसे सरलतम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ग्लूकोज शर्करा का सबसे सरलतम रूप होता है और यह पाचन के बाद सीधे, जब इसका पाचन होता है तो ये सीधे रक्त वाहिनियों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। किसके द्वारा? जब इसका पाचन होता है तो ये डायरेक्ट ही जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा ये ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, जिससे कि हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आपने ऐड देखी होगी कि ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी जो होती है ऐड, तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर ग्लूकोज ही होता है। जब आप ग्लूकोज को पियोगे तो वो क्या है? वो कार्बोज की सिंपलेस्ट फॉर्म है।
तो वो डायरेक्ट ही जाकर आपके बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, जिससे कि आपको एकदम ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। देखिए, ग्लूकोज के जो कुछ अन्य नाम हैं, कुछ उपनाम हैं, वो क्या क्या हैं? वो हैं, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या फिर अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, जो भी इनके उपनाम हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। ये प्रकृति में विस्तृत रूप से पाई जाती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज शर्करा की सरलता में इकाई होती है और ये बॉडी के द्वारा एकदम अब्जॉर्ब कर ली जाती है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या फिर अंगूर शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ग्लूकोज है, इसे रक्त की शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ कैसे होती है? तो रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होगी तो ये जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है उतने हमारी बॉडी ऊर्जा को ले लेती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में यकृत और जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर स्टोर हो जाती है। परंतु इंसुलिन की कमी में क्या होता है? इंसुलिन की कमी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में चेंज ना होकर ये डायरेक्ट ही मूत्र के द्वारा, मीन्स टॉयलेट के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, ये डायरेक्ट ही मूत्र के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल गया है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, यकृत और मांसपेशियों में स्टोर रहता है। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं होता तो ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे कि हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ को हम चीनिया रोग भी कहते हैं। और ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में जमा होती है। तो ये सभी आपको यहाँ पर इतने पॉइंट तो ध्यान रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में, जिसे फल शर्करा भी कहा जाता है। तो फ्रक्टोज क्या है? यह ग्लूकोज के साथ साथ फलों तथा गन्ने और अन्य पौधों के रसों में भी पाई जाती है। तो फ्रक्टोज को हम फल शर्करा भी कहते हैं। पूछा जाता है कि फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है? तो फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को कहा जाता है। एफ का मतलब फ्रूट, एफ का मतलब फ्रक्टोज। विशेषकर यह फ्रक्टोज शहद में पाई जाती है, जहाँ पर कि वह संपूर्ण ठोस भाग का आधा भाग होती है। तो इतना ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं और यह शहद के अंदर पाई जाती है। फ्रक्टोज का भी रासायनिक सूत्र सेम ग्लूकोज की भांति होता है, C6H12O6, क्योंकि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं उन सभी का रासायनिक सूत्र सेम रहेगा, C6H12O6। ठीक है, परंतु इनकी रासायनिक संरचना में कुछ अंतर होता है। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर हमें एल्डिहाइड समूह देखने को मिलता है। कौन सा समूह? एल्डिहाइड समूह होता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। जबकि फ्रक्टोज के अंदर कौन सा समूह होता है? फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह होता है, फ्रक्टोज के अंदर कौन सा समूह होता है? तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज क्या है? देखिए, गैलेक्टोज महत्वपूर्ण है क्योंकि जब दूध शर्करा का पाचन होता है तब गैलेक्टोज का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कैसे होगा? जब लैक्टोज का, दूध शर्करा मीन्स जब लैक्टोज का पाचन होता है तब गैलेक्टोज का निर्माण होता है। वो कैसे होगा उसे हम अभी लैक्टोज को जब हम पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। यह सेरेब्रोमाइट का एक भाग है जो कि मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं के मुख्य तत्व होते हैं। दूध शर्करा जिसे लैक्टोज कहते हैं, तो लैक्टोज के पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु गैलेक्टोज का निर्माण होता है। जब लैक्टोज का पाचन होता है, लैक्टोज क्या है पहले आप ये बताएं। देखिए, लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड शर्करा है। जब डाइसैकेराइड शर्करा का पाचन होता है तो एक अणु हमें ग्लूकोज और एक अणु हमें गैलेक्टोज मिलते हैं। गैलेक्टोज कहाँ से मिला? गैलेक्टोज हमें लैक्टोज के पाचन के रूप में मिला। ये
यहाँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है, गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में मिलता है। लैक्टोज का जो टूटा वो टूटा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के रूप में। अब जो गैलेक्टोज बचा ये भी किस में टूटेगा, ये भी तो ग्लूकोज में टूटेगा, क्योंकि हम जितना भी कार्बोज अपने खाने में ले रहे हैं वह सबका सब ग्लूकोज के रूप में चेंज होकर हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होगा। ये ग्लूकोज के अलावा ना तो सुक्रोज, ना लैक्टोज, ना गैलेक्टोज किसी भी रूप में हमारी बॉडी में अवशोषित नहीं होगा। ओनली ग्लूकोज के रूप में ही हमारी बॉडी में ये ऑब्जर्व होगा। तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में मिलता है, किंतु यदि इस प्रक्रिया को करने वाले एंजाइम कम होते हैं तो ये बिना ग्लूकोज में बदले गैलेक्टोज के रूप में रक्त में मिल जाता है, जिससे गैलेक्टोसेमिया बीमारी हो जाती है। क्या समझे यहाँ पर हम समझे कि देखिए, जब गैलेक्टोज है ये ग्लूकोज में परिवर्तित होना चाहिए, परंतु किसी कारणवश गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हुआ और ये सीधे ब्लड में जाकर मिल गया। गैलेक्टोज सीधे ही ब्लड में जाकर मिल गया तो क्या होगा, तो इससे गैलेक्टोसेमिया बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? इससे गैलेक्टोसेमिया बीमारी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, गैलेक्टोसेमिया बीमारी कब होती है? जब गैलेक्टोज डायरेक्ट ही ब्लड के अंदर अवशोषित हो जाता है, जिससे कि गैलेक्टोसेमिया बीमारी हो जाती है। तो इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने जो मोनोसैकेराइड के अंदर है वो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जितने पॉइंट हमने बताए हैं उतने तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन पॉइंट से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। तो यहाँ पर हम डाइसैकेराइड के जितने भी सब टाइप दिए गए हैं उन सभी को हम अब पढ़ेंगे। तो डाइसैकेराइड के अंदर आता है SML, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। SML। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे सुक्रोज क्या है। देखिए, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा या फिर चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुक्रोज है उसे हम गन्ने की शर्करा या फिर चुकंदर की शर्करा कहते हैं। जब सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम की क्रिया होती है, किस एंजाइम की? सुक्रेज एंजाइम की। जब सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम की क्रिया होती है तो ये दो मोनोसैकेराइड में टूटता है। किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज में टूटता है। जब सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम की क्रिया होती है तो ये ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज में टूटता है। ध्यान रखना है, जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में टूटेगा। इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट है दूध शर्करा, लैक्टोज। यह समस्त स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाई जाती है। साधारणतः यह स्त्रियों के दूध में 6 से 7% तक तथा गाय और बकरियों के दूध में 4 से लेकर 5% तक या 4.5 से लेकर 5% तक पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होती। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होती। लैक्टोज को हम दूध शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं लैक्टोज को? लैक्टोज को दूध शर्करा भी कहते हैं। जब लैक्टोज का पाचन होगा, क्योंकि लैक्टोज क्या है? लैक्टोज है डाइसैकेराइड और इसका पाचन होना है। पाचन होकर ये दो मोनोसैकेराइड में टूटेगा। तो जब लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम की क्रिया होती है तो ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूटेगा। किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूटेगा। ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लैक्टोज को दूध शर्करा भी कहते हैं। स्त्रियों में दूध की जो मात्रा है वो 6 से 7% तक होती है, जबकि गाय व बकरी के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.5 से लेकर 5% तक होती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होती। जब लैक्टोज का पाचन होता है, लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम की क्रिया होती है तो हमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की प्राप्ति होती है। कौन कौन से मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज को जवा शर्करा भी कहते हैं। तो जवा शर्करा किसे कहा जाता है? जवा शर्करा माल्टोज को कहा जाता है। तो माल्टोज हमें कहाँ से मिलता है? माल्टोज अंकुरित अनाज से प्राप्त होता है। देखिए, जब अनाज के स्टार्च पर एमाइलेज या फिर डाइस्टेज एंजाइम की क्रिया की जाती है तब माल्टोज का निर्माण होता है, और जब माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम की क्रिया की जाती है तो ये दो अणु ग्लूकोज में टूटता है, क्योंकि
आपको पता है माल्टोज क्या है, माल्टोज डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड 2 अणु मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। तो माल्टोज में कौन से 2 अणु मोनोसैकेराइड हैं, वो होते हैं दोनों ही ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जब माल्टोज टूटेगा तो माल्टोज 2 अणु के ग्लूकोज में टूटेगा। फिर ये ग्लूकोज में टूटने के बाद डायरेक्ट ही हमारे ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अब आप इस टेबल को देखें, माल्टोज किस में टूटेगा, जब माल्टोज पर माल्टेज की क्रिया की जाती है तो ये 2 अणु ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है, 2 अणु ग्लूकोज में, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड जो है वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी मोनोसैकेराइड हैं। और लैक्टोज पर जब लैक्टेज की क्रिया होती है तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है। इसी प्रकार जब सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम की क्रिया होती है तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। ये टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड क्या है, देखिए पॉलीसैकेराइड ये 3 या 3 से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। ये सबसे जटिल होता है, इसे तोड़ना आसान नहीं होता, इसे तोड़ना एक कठिन प्रक्रिया होती है। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर हम स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सभी एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड के हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च क्या है, देखिए स्टार्च जो है ये पेड़ पौधों में भोजन के रूप में पाया जाता है। स्टार्च की विशेषताएं होती हैं, स्टार्च ऊर्जा देने का प्रमुख साधन है। स्टार्च ठंडे पानी में अघुलनशील होता है, परंतु यह गर्म पानी में डालने पर जलीकरण की क्रिया करता है। स्टार्च जो है ये पेड़ पौधों में जड़, बीज, फल, फूल में उपस्थित रहता है तथा साथ ही साथ ये वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। उबले स्टार्च का पाचन सरलता से हो जाता है। ये स्वादहीन होते हैं और ये श्वेत पाउडर के रूप में होते हैं। स्टार्च मुख्यतः एमाइलोज तथा एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। स्टार्च मुख्यतः एमाइलोज तथा एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना होता है। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टार्च की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेक्स्ट्रीन के बारे में। डेक्स्ट्रीन क्या है, डेक्स्ट्रीन भी पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। यह स्टार्च के अर्ध उत्विच्छेदन से प्राप्त होता है। डेक्स्ट्रीन ताप के संपर्क में आने पर स्टार्च जो है वो डेक्स्ट्रीन में ही चेंज हो जाता है। जब हम स्टार्च को ताप मीन्स हीट के संपर्क में लेकर जाते हैं तो स्टार्च जो है ये डेक्स्ट्रीन में बदलने लगता है। कैसे, देखिए जब आप रोटी बनाते हो तो वह जो लाल या भूरे रंग की हो जाती है तो उसके अंदर जो ब्राउनिश पन आता है, जब आप रोटी को सेकते हो तो वो डेक्स्ट्रीन के कारण ही आता है। या फिर आटा गूंदने पर वह सफ़ेद से भूरा होता है तो वो भी डेक्स्ट्रीन के कारण ही होता है। अनाजों को अंकुरित करने पर भी उनका स्टार्च डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है जब हम रोटी बनाते हैं तो जो रोटी का ब्राउनिशपन है वो भी डेक्स्ट्रीन के कारण होता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्लाइकोजन के बारे में, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में मीन्स प्राणी जगत में मनुष्य के लीवर तथा मसल्स में स्टोर रहता है। जब हमारा उपवास होता है या फिर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो ये ग्लाइकोजन ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर में टोटल 550 ग्राम तक जमा रहता है, मीन्स 550 ग्राम तक स्टोर रहता है, जो कि 350 ग्राम मांसपेशियों में तथा 200 ग्राम लीवर में स्टोर रहता है। तो इसे हमने डिवाइड किया है, 550 ग्राम को 350 ग्राम ये मांसपेशियों में स्टोर रहेगा तथा 200 ग्राम यह लीवर में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो फिर अब देखा, अब जो ग्लूकोज है जब रक्त में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में लीवर तथा मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। पर जैसे कि कहा गया है, अगर हम उपवास करते हैं या फिर किसी बीमारी के कारण हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वापस ये ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में चेंज होकर हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ये ग्लाइकोजन का कार्य होता है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज क्या है। देखिए सेल्यूलोज जो है ये साग भाजी के रेशे, अनाज के छिलके, इन सभी में पाया जाता है। आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने तथा उनमें संकुचन और प्रसारण के लिए यह आवश्यक होता है।
शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है। कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए सेल्यूलोज एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पदार्थ होता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है ये हमारे भोजन को आगे खिसकाने का कार्य करता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसे अपने भोजन में सेल्यूलोज वाले आहार को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब उसकी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज वाले पदार्थ जाएंगे तो वो उसके जो भोजन है उसे आगे को भेजने का कार्य करते हैं, जिसके कारण उसे कब्ज से राहत मिलती है। तो ये किस में पाया जाता है? ये अनाज, दाल, हरी सब्जी, चुकंदर, फल, इन सभी के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कार्बोज के कार्य बताए गए हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कार्बोज का शरीर को शक्ति प्रदान करना। शरीर को शक्ति कार्बोज के द्वारा ही मिलती है, या कहें तो शरीर को सर्वाधिक शक्ति 55 से लेकर 65% तक शक्ति हमारे शरीर को कार्बोज के द्वारा ही मिलती है। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट, इसका कार्य होता है प्रोटीन की बचत करना। प्रोटीन की बचत किस प्रकार करता है? देखिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की मरम्मत करना, या जिसे हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। तो प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की मरम्मत करना। अगर हमारे शरीर में कार्बोज की कमी होगी तो प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन मरम्मत करने की जगह, बॉडी बिल्डिंग की जगह वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने लगेगा। जब प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करेगा तो क्या होगा? तो हमारे शरीर का क्या निर्माण सही से हो पाएगा? निर्माण सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जो कार्बोज है वो प्रोटीन की बचत करता है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कार्बोज होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोज से मिलेगी, और जो प्रोटीन का कार्य होता है वो अपना कार्य स्वयं करेगा, मीन्स बॉडी बिल्डिंग का कार्य फिर प्रोटीन प्रॉपर रूप से करेगा। तो इसलिए कहा जाता है प्रोटीन की बचत करना कार्बोज का कार्य है। उपयोगी बैक्टीरिया उत्पादन में सहायता करना, लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में भी सहायता करता है। लैक्टोज कम घुलनशील होने के कारण छोटी आंत में अधिक समय तक रहती है। तो ये यहाँ पर कुछ उपयोगी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी सहायता करता है वो बताया गया है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायता करता है, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है। लैक्टोज शर्करा केवल दूध में ही पाई जाती है। दूध में ही कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कैल्शियम सहायता करता है। शरीर में वसा की उपयोगिता को बढ़ाता है। तो ये सभी कार्य कौन करता है? ये सभी कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट के अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी PYQ हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह की PPT पसंद आए, इस तरह पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।